देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट की जो इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक तो इसका वेव डायग्राम है, वेव डायग्राम वेव डायग्राम देखो, जब t जीरो होगा तो I की वैल्यू जीरो होगी। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को बताता है। जैसे जैसे टाइम चलेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी और साइन के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ होता है। ये इसका वेव डायग्राम हो गया। ये t इज इक्वल टू जीरो से लेके एक टाइम पीरियड तक हो गया, t इज इक्वल टू कैपिटल टी तक। और इसमें ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं फेज, फाई को फेज बोलता है और इसकी वैल्यू ओमेगा टी के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जब t जीरो होगा तो t की वैल्यू अगर जीरो होगी तो फाई की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, है ना। और जब t की वैल्यू कैपिटल T के इक्वल होगी तो फेज हो जाएगा, जब t कैपिटल T के इक्वल होगा तो फेज हो जाएगा ओमेगा इंटू कैपिटल T, और ओमेगा इंटू कैपिटल T 2 पाई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे फेज हो जाएगी 2 पाई के। तो जो फेज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो एंगल है, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है तो इसका एंगल टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। तो ये पूरा एक सर्कल बन जाता है। इसकी फेज जीरो से लेकर 2 पाई तक चेंज होती है एक टाइम इंटरवल में, और यहाँ पे जो टाइम है वो हाफ टाइम इंटरवल हो जाएगा t इज इक्वल टू टी बाई टू तक, और यहाँ पे जो इसकी फेज है वो पाई हो। इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे टाइम हो जाएगा t बाई फोर, और यहाँ पे इसकी फेज हो जाएगी पाई बाई टू। जो टाइम है वो साथ साथ चलता है। टाइम अगर बदलेगा तो फेज भी बदलेगी। इसी से हम इसका फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं। तो जो फेजर डायग्राम है वो इस तरह से होता है। फेजर डायग्राम, फेज का मतलब समझ लीजिए, फेज कुछ नहीं है, फेज को हम एंगल से डिनोट करते हैं। ये हमने 11th में भी पढ़ा था, फेज का क्या मतलब होता है। एसएचएम चैप्टर में हमने पढ़ा था, बिल्कुल एसएचएम जैसा ही है। तो फेजर डायग्राम में, फेजर को हम वेक्टर भी बोलते हैं, वेक्टर डायग्राम। हम इसको वेक्टर की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है ये जीरो फेज को बताता है, फाइव इज इक्वल टू जीरो, और फेज इस तरह से इंक्रीज होती है। तो ये जो ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है ये पीक वैल्यू ऑफ करंट को बताता है, आई नॉट को बताता है। और यहाँ से अगर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को बताएगा। ये जो ऑल्टीट्यूड है एम, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को बताएगा, और ये ओमेगा टी, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो देखिए आई नॉट तो कभी चेंज नहीं होता है। अब जैसे जैसे फेज टाइम बढ़ेगा ये फेज बदलेगी, और यहाँ पे ये एक सर्कल बन जाएगा इस तरह। आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये एक सर्कल बन जाएगा ऐसे। तो इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ पे ये इस वाली सिचुएशन को बताता है। जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा तो ये जब पाई बाई टू पे पहुंच जाएगा तो ये इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, ये वाला पॉइंट इस फेज को बताता है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जीरो हो जाएगी। तो ये जो वेव डायग्राम है ये इस सर्कल के इक्विवेलेंट है। और सर्कल का ये वाला जो पार्ट है, ये जो ट्राइंगल है, इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो जैसे जैसे ये पीक वैल्यू जो है वो इसके रेडियस को बताता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेडियस तो सेम ही रहेगी, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये करंट जीरो है, फिर यहाँ पे ये करंट हो गया आई, फिर यहाँ पे ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा आई नॉट के बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को बताता है। और ये जो डायग्राम है, ये जो ट्राइंगल है, इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। और जो यहाँ पे एंगल बनता है उसको बोलते हैं फेज, ठीक है। तो अगर आपने ये फेज को अच्छी तरह से समझ लिया तो आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो फेज अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो, और ये समझना जरूरी है कि टाइम के साथ साथ फेज सेम रेशियो में चेंज होती है। यानी कि टाइम जब एक टाइम इंटरवल हो जाएगा तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, और इतना एंगल, इतनी फेज बदल जाएगी, यानी कि फाइव इज इक्वल टू टू पाई के इक्वल।
अब देखिए जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, इसको अलग अलग सर्किट एलिमेंट्स में डालते हैं। जैसे ईएमएफ को अगर आप रेजिस्टेंस में डालते हो तो अलग तरह की करंट प्रोड्यूस होती है, इंडक्टर में डालते हो तो अलग तरह की करंट आती है, और अगर कैपेसिटर में डालते हो तो अलग तरह की करंट होती है। उनका फेज का वेरिएशन रहता है। तो हम यही देखेंगे कि ये जो ईएमएफ है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये जो करंट प्रोड्यूस करता है वो रजिस्टर के लिए किस तरह से बिहेव करता है, इंडक्टर के लिए किस तरह से बिहेव करता है, और कैपेसिटर के लिए किस तरह से बिहेव करता है। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें कई सारी चीजें हैं जो आप रटोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो बड़े ध्यान लगा के सुनना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। और चीजों को, जो चीज नहीं आए बोलना सीखिए, पूछिए उसको। अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम एसी को, ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को यानी कि ईएमएफ को रजिस्टर के अक्रॉस लगाते हैं तो उसमें जो करंट आएगी उसका बिहेवियर ईएमएफ के रिस्पेक्ट में कैसा होता है। तो एसी इन प्योर रजिस्टर, एसी इन प्योर रजिस्टर, तो जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस पे हमने एक एसी सोर्स लगा दिया, ये एसी सोर्स, ये रेजिस्टेंस हो गया आर, और ये एसी वोल्टेज हो गई ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमें इसमें करंट बताना है कि करंट कितना होगा, आई की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम रजिस्टर में एक ईएमएफ का, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो करंट डेवलप होगी उस करंट का बिहेवियर ईएमएफ के रिस्पेक्ट में कैसा होगा। ईएमएफ के रिस्पेक्ट का मतलब है कि जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो क्या करंट भी मैक्सिमम होगी, जब ईएमएफ मिनिमम होगा तो क्या करंट भी मिनिमम होगी, या ईएमएफ के मैक्सिमम होने पर करंट मिनिमम हो जाएगी। ये मतलब है कि ईएमएफ के वेरिएशन से करंट में किस तरह का वेरिएशन होगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम वी आर से डिनोट करेंगे। तो देखिए एक क्लोज लूप बन गया, और क्लोज लूप में हम केवीएल लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। सपोज करिए कि किसी इंस्टेंट पे ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे, तो ये हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो इस पूरे सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दीजिए, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये ऐसे चल रहे हैं, पॉजिटिव पहले आ रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लिया, फिर ऐसे ये नेगेटिव पहले आ गया तो इसको नेगेटिव ले लिया, तो ये नेट वोल्टेज जीरो के इक्वल होगा। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ई की वैल्यू तो हो गई ई नॉट साइन ओमेगा टी, और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है, तो ये I इंटू आर हो जाएगा और ये इक्वल टू 0। तो आई आर हो गया, इसको उधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। तो I की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो देखिए ये ईएमएफ अप्लाई किया और हमें ये करंट मिल रही है, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो इसकी एप्लीकेशन से अगर हम किसी रजिस्टर के अक्रॉस ये ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं एसी का, तो हमें इतनी करंट मिलती है। अब ये करंट मैक्सिमम कब होगी, अगर हम आई को आई नॉट लिखें तो ये कब होगा, ये वाली करंट मैक्सिमम कब होगी, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए ये जो करंट है ये साइन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी यानी कि 1 होगी तो करंट भी मैक्सिमम होगा, ये पीक करंट है मतलब मैक्सिमम करंट है। तो जब साइन ओमेगा टी 1 के इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि करंट मैक्सिमम होगी, यानी कि आई आई नॉट के इक्वल होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, ये आई को तो हम आई नॉट लिख देंगे, ये ई नॉट बाई आर और साइन ओमेगा टी हो जाएगा 1, यानी कि जो पीक करंट है वो ई नॉट बाई आर के इक्वल हो जाएगा। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो फिर क्या बन जाएगी, ये जो ई नॉट बाई आर है इसको हम आई नॉट लिख सकते हैं, दिस टर्म इज गोइंग टू बी आर आई नॉट, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए जिस तरह से ईएमएफ की इक्वेशन है बिल्कुल उसी तरह से करंट की भी इक्वेशन है। जो ईएमएफ का फेज है वही करंट का भी फेज है, मतलब जिस तरह से ईएमएफ चेंज होगा उसी तरह से
करंट भी चेंज होगी। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं, हियर वी सी दैट EMF and current are in same phase। तो EMF और करंट सेम फेज में रहेंगे। सेम फेज का मतलब है कि उनका एंगल सेम रहेगा। अगर EMF मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगी। तो जिस तरह से EMF वेरी करेगा उसी तरह से करंट वेरी करेगी। ये इनके सेम फेज में होने का मतलब है। इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो वेव डायग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसका वेव डायग्राम बनाते हैं, इसका वेव डायग्राम बनाएंगे, ये सपोज करिए कि अप्लाइड EMF है, दिस इज E is equal to E0 sin omega t। तो करंट की जो वैल्यू है वो तो चेंज होगी, क्योंकि करंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस के ऊपर। करंट की वैल्यू EMF के बराबर तभी हो सकती है जब रेजिस्टेंस 1 होगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू EMF से कम हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से कम होगी तो करंट की वैल्यू EMF से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फेज सेम रहेगी, मतलब उनका वेरिएशन सेम रहेगा। तो ये जो करंट है ये हमने बनाया है इस तरह से। तो जब EMF मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। ये जो डॉटेड वाला ग्राफ है ये करंट का ग्राफ है ना, ये जो डॉटेड वाला ग्राफ है, दिस ग्राफ इज I is equal to I0 sin omega। तो देखिए इनकी वैल्यूज में तो डिफरेंस है, ये वैल्यूज में डिफरेंस है क्योंकि रेजिस्टेंस 1 यूनिट नहीं है ना, रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 1 यूनिट। तो वैल्यू दोनों की डिफर करती है, लेकिन दोनों का फेज सेम है। तो फेज का मतलब अच्छी तरह समझ लीजिए कि EMF मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगी, EMF 0 होगा तो करंट 0 होगी। ठीक है, ये फेज का मतलब हो गया। अब इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये वेव डायग्राम है, अब इसका फेजर डायग्राम देखें। मैं इधर फेजर डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखिए इस इधर मैं करंट और EMF को मार्क करूंगा, करंट एंड EMF। और थोड़ा ऊपर बना देता हूँ इधर, ये करंट और EMF, और ये जो है ये टाइम होगी। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये EMF का ग्राफ होगा। तो ये वाला जो लेंथ है ये E0 को डिनोट करता है, ये E को डिनोट करेगा, और ये ओमेगा टी को डिनोट। तो जो करंट है वो भी सेम फेज में रहेगी। तो ये सपोज करिए कि करंट है, ठीक है, तो ये करंट हो गया, तो ये I0 हो गया। ये जो पूरी लेंथ है ये तो E0 हो गई, और ये वाली जो लेंथ है ये I0 हो गई। तो जो बड़े वाला ट्राइंगल है वो तो E0 और E का ट्राइंगल है, और जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो I0 और I का है। दोनों में क्या चीज सेम है? दोनों में ओमेगा टी, यानी कि दोनों का एंगल सेम है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि रेजिस्टेंस में EMF और करंट दोनों सेम फेज में रहती है। यानी कि अगर आपको किसी रेजिस्टेंस का क्रॉस ये इक्वेशन दे रही है तो आपको करंट की ये इक्वेशन मिलेगी, इसमें फेज सेम रहेगी। आई नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉट कैलकुलेट करेंगे E0 बाई आर। E0 को आर से डिवाइड करिए तो करंट आएगा। तो ये प्योर रजिस्टर की बात होगी। अब इंडक्टर में देखते हैं कि भाई अगर हम AC को किसी कॉइल के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर या इंडक्टर के अंदर अगर AC सोर्स को कनेक्ट कर दें तो उससे जो करंट फ्लो करेगी उस करंट का वेरिएशन किस तरह से होगा? क्या AC की तरह से होगा या डिफरेंट तरीके से होगा? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है AC इन प्योर इंडक्टर। देखिए प्योर का मतलब है कि उसमें इंडक्टर है खाली और कुछ नहीं। AC इन प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर। इंडक्टर मतलब सोलेनॉइड जिसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, जिसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए कोई इंडक्टर है और इसको हमने एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया।
तो देखिए ये सपोज करिए पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि ये ईएमएफ बढ़ेगा। तो इंडक्टर में अगर करंट बढ़ेगी तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो ये अपने कॉज को अपोज करता है, इसलिए इसमें इसकी पोलरिटी बदल जाएगी। तो देखिए जब आप एक ऑल्टरनेटिंग करंट को, ये जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, जब आप एक इंडक्टर से पास करते हैं तो अगर करंट राइज करेगी तो ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। नेगेटिव है तो इसमें इसके पोल्स हैं वो बदल जाएंगे, यानी कि इसकी वोल्टेज इसको सपोर्ट नहीं करेगी, इसको अपोज करेगी। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसके अंदर हमें करंट कैलकुलेट करनी है कि करंट का बिहेवियर कैसा होगा, ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। लेकिन अभी अगर इसको समझें कि इसमें करंट का नेचर कैसा होता है, तो अगर इसके अंदर करंट बढ़ेगी तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक करंट इंड्यूस होगी ताकि ये उसके बढ़ते हुए फ्लक्स को घटा सके। तो यहाँ पे जो ये करंट है, जो इंड्यूस करंट है, वो जो अप्लाइड करंट है उसको अपोज करेगी। तो इसलिए इसमें जो करंट है वो ईएमएफ से पीछे रह जाती। ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी नहीं, उससे थोड़ा पीछे रहेगी, थोड़ा डिलेड करंट स्टैब्लिश होगी लेंजिस लॉ की वजह से। तो उसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि करंट का वेरिएशन ईएमएफ के जैसा नहीं है, करंट ईएमएफ से थोड़ा पीछे रह जाती है। कैसे रहती है वो हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप ये ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी से आसानी से समझ सकते हैं कि अगर इसमें करंट राइज करेगी, अगर ईएमएफ बढ़ेगा, करंट इसमें राइज करेगी, तो इसमें एक बैक ईएमएफ भी स्टैब्लिश होगा जो कि करंट को अपोज करेगा। इसलिए इसमें जो करंट आती है इंडक्टर के अंदर वो डिलेड करंट होती है, मतलब थोड़ा स्लो चलती है ईएमएफ से, तो वो फेज में ईएमएफ से पीछे रह जाती है। तो वो सब डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू समझेंगे। लेकिन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ये तो समझ सकते हो कि इसमें करंट ईएमएफ से पीछे रहेगी, क्योंकि वो अपने कॉज को अपोज करता है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगी इंडक्टर के अंदर, वो अपने कॉज को यानी कि इसमें को अपोज करेगा, इस वजह से करंट पीछे रह जाएगी। तो ये तो कंसेप्चुअली हम समझ सकते हैं कि करंट इसमें पीछे रहेगी। अब देखिए इसमें बाई केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए, तो ऐसे चलेंगे, ये पॉजिटिव है तो ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा, इधर भी पॉजिटिव है तो ये वीएल भी पॉजिटिव रहेगा। तो ई प्लस वीएल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ई की वैल्यू डाल दीजिए। ई की वैल्यू हो गई ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और वीएल ईएमएफ किसके बराबर होता है? तो देखिए हमने इंडक्टर में पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू एल आई होता है और ई होता है माइनस डी फाई डी टी। उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस एल डी आई डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यानी कि ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू माइनस एल डी आई डी टी। तो ईएमएफ किसके इक्वल होता है? माइनस एल डी आई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू 0। और हम इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं करंट को। तो करंट की वैल्यू हम इसमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें करंट को इसमें ढूंढना है। तो ये वाला टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एल डी आई डी टी उस तरफ ले जाएंगे, एल डी आई डी टी, और ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब एल को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू डी आई। तो देखिए ये एलिमेंट्री करंट की वैल्यू आ गई। अगर आपको नेट करंट चाहिए तो इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी आई को इंटीग्रेट करें, यानी कि ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसमें ई नॉट बाई एल तो कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ गया, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, लेकिन यहाँ पे टी की प्लेस पे ओमेगा टी है, तो टी की प्लेस पे अगर कोई 1 डिग्री का टर्म आता है तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसमें देखिए हमें इसको इसकी फेज को इससे कंपेयर करना है।
तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे ये साइन का टर्म है और ये कॉस का टर्म है, तो हम इसको कंपेयर कैसे करें? तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि हम कॉस साइन 90 माइनस थीटा, 90 को पाई बाय 2 लिखा है, रेडियन में पाई 180 डिग्री होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस कॉस थीटा को हमने साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया, तो ये ओमेगा टी हो गया और ये पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो हमें ये देखना है कि ओमेगा टी से कितना ज्यादा या कम है। हमें करंट को ये देखना है कि इसका जो फेज है वो ओमेगा टी से कितना ज्यादा या कम, यानी कि यहाँ पे हमें ओमेगा टी ही चाहिए। तो इसको ओमेगा टी कैसे बनाएंगे? इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये ओमेगा टी पॉजिटिव हो जाएगा और पाई बाय 2 नेगेटिव हो जाएगा। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ये माइनस साइन थीटा हो गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा ई नॉट बाई एल ओमेगा, और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो देखिए ये करंट की वैल्यू आ गई। तो आप इसकी फेज को देखिए सर, इसमें साइन ओमेगा टी है और इसमें साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, यानी कि ये 90 डिग्री फेज में पीछे है। तो ये 90 डिग्री पीछे होने का मतलब है कि 1/4 सर्किल का जो 1/4 है वो पीछे है, मतलब t/4 टाइम के बाद इसके जैसा ग्राफ आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब ये मैक्सिमम होगा तो ये 0 होगा। अभी ग्राफ में हम उसको समझेंगे। तो इस वाले एंगल से हम ये समझ सकते हैं कि जो ये करंट है, करंट लेग्स का मतलब है पीछे रह जाना, लीड का मतलब होता है आगे चले जाना और लेग्स का मतलब है पीछे रह जाना। तो करंट पीछे रह जाती है लेग्स ईएमएफ से बाय 90 डिग्री। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ईएमएफ लीड करंट बाय पाई बाय 2, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ से समझेंगे कि ये जो करंट पीछे रह जाती है इसका क्या मतलब होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये वाली जो कैलकुलेशन है यहाँ से आगे ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, लेकिन यहाँ पे टी नहीं है, ओमेगा टी है, इसलिए ओमेगा से डिवाइड करेंगे, है ना। और इनिशियल फेज जैसे ओमेगा टी है तो हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ओमेगा टी मैच नहीं कर जाएगा, क्योंकि हमें ओमेगा टी से ही चेक करना है कि आगे है या पीछे है। तो ओमेगा टी तो हमें चाहिए, उसमें प्लस कितना हो रखा है या माइनस कितना हो रखा है उसको हमें चेक करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका डायग्राम हम बनाते हैं और देखेंगे कि भाई करंट किस तरह से चेंज होती है। देखिए हमने इंडक्टर पे ईएमएफ का सोर्स लगाया है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके रिस्पेक्ट में हमको करंट मिली आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी कि करंट फेज में 90 डिग्री पीछे रह गए। अब इसका एक तो हमें फेजर डायग्राम बनाना है और एक वेव डायग्राम बनाना है, दोनों से इसको रिप्रेजेंट करना है कि वेव डायग्राम में और फेजर डायग्राम में करंट का वेरिएशन ईएमएफ के रिस्पेक्ट में किस तरह से होता है। तो देखिए पहले वेव डायग्राम बनाते हैं। ये ईएमएफ का ग्राफ है, ये पूरा टाइम इंटरवल हो गया कैपिटल टी, और ये टी इज इक्वल टू 0। अब इसके रिस्पेक्ट में हम करंट 90 डिग्री पीछे रहेगी। 90 डिग्री पीछे रहने का मतलब है कि ये 0 90 डिग्री का मतलब है t/4। ये वाला जो पॉइंट है ये 90 डिग्री फेज को रिप्रेजेंट करती है। इसका ये मतलब हुआ कि t इज इक्वल टू 0 वाली जो सिचुएशन ईएमएफ की है करंट में, वो सिचुएशन 90 डिग्री के बाद आएगी, यानी कि t/4 टाइम के बाद आएगी। तो वो इसको 0 को अटेन करेगा, यानी कि 0 से पीछा रहेगा, तो ये करंट इस तरह से चलेगी। तो आप देखिए ये 0 पे कब आएगा, ये वाला जो ग्राफ है ये 0 पे कब आएगा, ये 0 पे तब आएगा जब ये 90 पे पहुंच चुका होगा।
तो यहाँ पे इसकी फेज 0 है, करंट की फेज 0 है और ईएमएफ की फेज 90 डिग्री है। ठीक है, फिर यहाँ पे करंट की जो फेज है वो 180 डिग्री है, तो ईएमएफ की फेज 180 डिग्री है, तो करंट की फेज 90 डिग्री आएगी, 90 डिग्री पीछे। यहाँ पे ईएमएफ की फेज 270 डिग्री है, दिस इज 270 डिग्री, तो यहाँ पे जो करंट की फेज है वो 180 डिग्री आएगी। फिर यहाँ पे 360 डिग्री है ईएमएफ की फेज, तो यहाँ पे इसकी जो फेज है वो 270 डिग्री आएगी। ठीक है, तो मैं इसको फेज वाइज आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो ग्राफ है ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ, और ये करंट का ग्राफ, ये I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 का ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए इसका फेज है, इसका ईएमएफ का फेज है π/2, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू π/2 है। तो अगर ये π/2 ये π/2 माइनस π/2, तो इसका फेज हो गया 0। फिर यहाँ पे इसका फेज है, ये वाला जो फेज है ये पाई है, तो इसका जो फेज है वो कितना हो गया, π/2 हो गया। तो आपको फेज का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि जब ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट 0 है। आप देख रहे हो ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट कितना है, 0। यहाँ पे ईएमएफ 0 है तो करंट मैक्सिमम है, यहाँ पे करंट 0 है तो ईएमएफ नेगेटिव मैक्सिमम है, दूसरी तरफ मैक्सिमम हो गया, है ना, तो 90 डिग्री पीछे रहेगा। अब इसको हम बनाते हैं कैसे, ये इसकी वैल्यू आई थी ई नॉट बाय एल ओमेगा। इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, ये तो वेव डायग्राम हो गया। अब फेजर डायग्राम देखिए, तो देखिए हम एप्लीकेशन करते हैं ये ई नॉट, ये जो लाइन है ओ ए, ये ई नॉट को बताता है, ये जो एंगल है ये ओमेगा टी फेज को बताता है, और ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये ई नॉट। अब करंट जो है वो इससे ओमेगा टी माइनस π/2 है, ये जो ओमेगा टी एंगल है इसमें से 90 डिग्री पीछे कर दो, तो यहाँ से इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ। तो ये वाला जो एंगल है ओमेगा टी, मान लो ये 30 डिग्री है, तो इधर माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, तो दिस एंगल इज ओमेगा टी माइनस π/2, ओमेगा टी माइनस π/2, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो देखिए ईएमएफ में और करंट में 90 डिग्री का एंगल है। केस देखेंगे तो 0 से नापेंगे, तो 0 से आप देखोगे तो ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी माइनस π/2, इसको वैल्यूज देके समझते हैं। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 30 माइनस 90 यानी कि माइनस 60 डिग्री होगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में 60 डिग्री की तरफ आएगा। तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल हो गया ओमेगा टी माइनस π/2, ये इसका फेज होगा। और ये जो ऑल्टीट्यूड है ये आई नॉट को डिनोट करेगा, सॉरी ये आई को डिनोट करेगा और ये आई नॉट को डिनोट करेगा। तो ये इसका फेजर डायग्राम है, इन दोनों की फेज में ये 90 डिग्री का डिफरेंस है। आप अगर इसकी एंगल में इसके एंगल में 90 डिग्री ऐड करोगे तब ये का एंगल आएगा, और इसके एंगल में 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तब करंट का एंगल आएगा। इसको हम और तरह से भी बना सकते हैं। सपोज करिए कि हम ईएमएफ को ऐसे बना रहे हैं, ईएमएफ है इस तरह, सपोज करो ये ईएमएफ है ना, तो ये 90 डिग्री पीछे हो जाएगा, ये करंट आ जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। लेकिन अगर ओरिजिन से आप देखोगे तो ये वाला डायग्राम बेटर है। बाकी इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी इस इक्वेशन में है। तो आपको इसको भी समझना पड़ेगा कि भाई करंट पीछे क्यों रह जाती है। करंट पीछे इसलिए रह जाती है क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि जिस वजह से इंडक्टर के अंदर फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपने कॉज को अपोज करता है। तो अगर ईएमएफ बढ़ रहा है तो करंट बढ़नी चाहिए, लेकिन वो करंट को कम करेगा। तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने निकाला है कि 90 डिग्री पीछे रह जाएगा। अब देखो जैसे रजिस्टर में इसको कंपेयर करते हैं हम, ये इसको क्या लिखे हैं,
अगर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मैक्सिमम होगा, यानी कि अगर इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब है जो आई है वो आई नॉट के इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 बदल के क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल ओमेगा। तो अगर हम इसको 1 रख देंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि आई नॉट हो जाएगा, और आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल ओमेगा हो जाएगा। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ये ई नॉट बाई एल ओमेगा आई नॉट के इक्वल हो गया, और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के इक्वल। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब हमें इसको समझना है कि जो एल ओमेगा है ये क्या चीज है। तो अगर इसको रेजिस्टेंस से कंपेयर करें तो रेजिस्टेंस के केस में आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर था, और यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल ओमेगा है। देखिए रजिस्टर के केस में आई नॉट ई नॉट बाई आर के इक्वल है, और इंडक्टर के केस में आई नॉट ई नॉट बाई एल ओमेगा के इक्वल है। अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस को देखो तो आई नॉट और ई नॉट के डायमेंशन सेम है, तो रेजिस्टेंस के डायमेंशन एल ओमेगा के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये जो एल ओमेगा टर्म है ये रेजिस्टेंस है। तो एल ओमेगा की यूनिट क्या होगी, ये जो एल ओमेगा है इसको हमने लिख दिया एक्सएल, एक्सएल। तो हम यहाँ पे एक नया टर्म यूज कर रहे हैं एक्सएल, और ये एल ओमेगा है और इसकी यूनिट होगी ओम। एक्सएल की यूनिट होगी ओम। तो एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा हो गया, और ये बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा है ना। अब दोनों में फर्क देखिए, ये रेजिस्टेंस है और ये एक्सएल है, और दोनों में फर्क क्या है कि इसमें ओमेगा नहीं है। ओमेगा आप समझ रहे हो क्या है, जब हमने एसी जनरेटर पढ़ा था तो हम एक आर्मेचर कॉइल को ऐसे रोटेट कर रहे थे, उसको जितनी तेज हम रोटेट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ओमेगा जो आपकी कॉइल है यानी कि एसी की फ्रीक्वेंसी है, जो रेजिस्टेंस है वो तो एसी की डिपेंड करता है, लेकिन ये है वो एसी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि हम एसी ऑसिलेटर की अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो बढ़ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते। तो इसका नाम हमने रख दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये जो रिएक्टेंस वर्ड है ये रेजिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है। ये जो रिएक्टेंस वर्ड है ये रेजिस्टेंस भी है, फिर भी हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, इसको रिएक्टेंस बोलते हैं। रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्ट करता है। जो एसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है उसके साथ ये रिएक्ट करता है। रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, आपने एक रेजिस्टर लगा दिया वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर आपने इंडक्टर लगा दिया तो आप अगर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बदलोगे तो एक्सएल बदल जाएगा, है ना। तो ये दोनों में फर्क है। रिएक्टेंस वर्ड इसलिए बिकॉज इट रिएक्ट्स विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ ये रिएक्ट करता है, मतलब ये चेंज होता है, और जो रजिस्टर है वो चेंज नहीं होता। तो इसमें एक ग्राफ पूछा जाता है आपसे कि एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजिस्टेंस का ग्राफ बताइए, और ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इस आपसे पूछा जाएगा कि भाई रजिस्टर का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बताइए। तो रेजिस्टेंस पे तो फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं आता, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कांस्टेंट रहेगा। ये किस किस का ग्राफ हो गया, रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और आपसे पूछा जाए कि एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बताइए। ये फ्रीक्वेंसी ये एक्सएल, तो ओमेगा अगर जीरो होगा तो एक्सएल भी जीरो होगा, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो इंक्रीज होगा।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए बेटा, आपने इंडक्टर में क्या पढ़ा है, क्योंकि जो करंट है वो डिलेड है, वो मतलब 90 डिग्री पीछे चलती है। इक्वेशन पढ़ी और एक नया टर्म पढ़ा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी यूनिट ओम होती है, होता है। नेक्स्ट है प्योर कैपेसिटर। अगर एक कैपेसिटर के अंदर एसी डालेंगे तो उसमें किस तरह की करंट प्रोड्यूस होगी और उस करंट का बिहेवियर कैसा होगा। तो देखिए, जैसे ये कोई कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी सी दी हुई है, सी इसकी कैपेसिटी है, और इसको आपने एक एसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट कर दिया। एक टाइम वेरिंग ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये अगर पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव जब करंट राइज करेगी तो इसको चार्ज करेगी और ये नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम वीसी से डिनोट करें। वीसी का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो देखिए इसमें केवीएल लगाएंगे, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो जब हम इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो ये ईएमएफ पॉजिटिव और इधर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस वीसी इज इक्वल टू 0। ई तो ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल हो गया, और Q इज इक्वल टू सी होता है, V Q बाई सी के इक्वल हो जाएगा। तो VC इज इक्वल टू Q बाई सी। तो E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू Q बाई सी। तो Q की वैल्यू हो जाएगी C इंटू E नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब हमें ये चार्ज मिल गया है और अब इस चार्ज से हम करंट निकाल सकते हैं। हमें तो करंट ढूंढना है, करंट की वैल्यू कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी करंट होगी उसको हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे चार्ज आ रहा है, चार्ज का करंट से क्या रिलेशनशिप होता है। तो करंट होता है I इज इक्वल टू डी डी कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट। तो C इंटू ई नॉट इंटू साइन, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो देखिए C इंटू ई नॉट ये तो कांस्टेंट है, तो I हो जाएगा C इंटू ई नॉट, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गया सी ओमेगा ई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट बाय 1/c ओमेगा। बेसिकली हम इसको ई नॉट अपॉन आर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि जो आई नॉट है, जो मैक्सिमम करंट आएगी वो ई नॉट अपॉन आर। तो ई नॉट को हम ऊपर रखना चाहते हैं और जो भी कुछ बचेगा उसको नीचे। तो सी ओमेगा है, नीचे तो कुछ है नहीं, तो इसको हमने 1/c ओमेगा करके लिख दिया। ठीक है, और ये कॉस ओमेगा टी को हमने लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। देखिए साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो कब क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें ओमेगा टी का साइन नहीं बदलना चाहिए, मतलब ओमेगा टी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अगर हम इसमें माइनस कर देते तो ये माइनस फिर बाहर आ जाता है ना। तो इसलिए 90 माइनस ओमेगा टी नहीं किया, क्योंकि बाहर माइनस तो है नहीं, तो वो कैंसिल कैसे होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, ओमेगा टी को पॉजिटिव रखने के लिए ओमेगा टी प्लस 5/2 कर दिया, यानी कि 90 प्लस थीटा कर दिया। तो ये हमारे करंट आ गया। तो आप इसकी फेज देखिए, तो इसकी फेज से पता लग रहा है कि ये 90 डिग्री आगे है। इसमें साइन ओमेगा टी एंगल ओमेगा टी है और इसमें एंगल ओमेगा टी प्लस 5/2 है। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि करंट आगे रहेगी। करंट
लीड्स ईएमएफ बाय 90 डिग्री। तो कैपेसिटर के अंदर करंट आगे चलती है, यानी कि जो डायग्राम हमने इंडक्टर के लिए बनाया था उसमें करंट और ईएमएफ को ऑपोजिट कर दीजिए। करंट को ईएमएफ लिख दीजिए और ईएमएफ को करंट लिख दीजिए, तो वही डायग्राम इसमें भी चल जाएगा। तो जो करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री से लीड करती है। फिर ऐसे ही इसमें करिए कि अगर हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को मैक्सिमम ले लेते हैं, यानी कि 1 के इक्वल ले लेते हैं, तो ये जो करंट है ये आई नॉट के इक्वल हो जाएगा। और जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या बन जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 बाई सी ओमेगा। ठीक है, और ये जो 1 बाई सी ओमेगा है इसको हम एक्स सी से डिनोट करते हैं, एक्स सी। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा, और इसकी यूनिट भी ओम होगी, है ना। और ये जो एक्स सी है इसका नाम होगा कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ये भी ऑपोजिशन टू करंट है। जैसे रेजिस्टेंस होता है ऑपोजिशन टू करंट, उसी तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ऑपोजिशन टू करंट होता है, और उसी तरह से कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस भी ऑपोजिशन टू करंट होता है। लेकिन ये वाली जो करंट है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिएक्ट करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो ये एक्ससी भी बदलेगा। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी I इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को हम ई नॉट लिख सकते हैं, आई नॉट, ये पूरा टर्म आई नॉट हो गया, और ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब इसमें जो करंट और ईएमएफ का वेरिएशन है उसको फेजर डायग्राम से और वेव डायग्राम से समझते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटे, जैसे ये ईएमएफ है, तो ये ईएमएफ हो गया, इसकी इक्वेशन हो गई ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसके रिस्पेक्ट में जो करंट की इक्वेशन है वो उससे 90 डिग्री आगे है, यानी कि ये पहले से ही यहाँ से स्टार्ट करेगा इस वाले पॉइंट से। तो जब इसकी फेज 0 होगी तो करंट की फेज 90 डिग्री होगी, यानी कि करंट आगे से स्टार्ट करेगा। तो देखो ये जो ईएमएफ है ये यहाँ पे पहुंच रहा है और ये यहीं से स्टार्ट कर रहा है। तो जब ये यहाँ पे इसकी जो फेज है वो 90 डिग्री है और इसकी फेज 180 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री तो इसकी फेज 270 डिग्री, फिर इसकी फेज 270 डिग्री तो इसकी 360 डिग्री, इस तरह से। तो इसमें जो करंट है वो आगे है और जो ईएमएफ है वो पीछे है। करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फेज है करंट का वो पाई बाई 2 से स्टार्ट होता है, और ईएमएफ का जो फेज है वो 0 से स्टार्ट। तो यहाँ पे ईएमएफ का फेज पाई बाई 2 होगा, तो ये करंट का फेज 180 डिग्री होगा। फेजर डायग्राम देखें, ये ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये ओमेगा टी, जो करंट है वो इसके 90 डिग्री पे आएगा, मतलब ये 90 डिग्री। तो करंट की जो फेज है ये यहाँ से जो एंगल होगा वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो गई आई नॉट, और ये उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई आई। ठीक है, ये फेजर डायग्राम होगा। अब आते हैं एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई सी ओमेगा। ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा, इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये एक्स सी और ये ओमेगा। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा एक्स सी की वैल्यू घटेगी।
ठीक है, तो 1/c ओमेगा का ग्राफ, ओमेगा जब 0 होगा तो xc इंफिनिटी होगा, ये xc इंफिनिटी से स्टार्ट करेगा, एरो लगा दीजिए यहाँ पे, और जब ओमेगा इंफिनिटी होगा तो xc 0 होगा। तो देखिए जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो इंक्रीज करता है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो डिक्रीज करता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क आपको करना है 11 तक, अभी सिर्फ थ्योरी आपको करनी है, पेज नंबर 11 तक थ्योरी। और नेक्स्ट क्लास आपका टेस्ट है ईएमआई का। क्लास की टाइमिंग में आपका टेस्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऐप के ऊपर आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। और इसको फिर फ्राइडे को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ट प्रिपेयर करिए। थैंक यू सर। ओके।